अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज हम रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ जो कि असल में 2021 में कंडक्ट हुए हैं लेक्चर एजुकेशन के इंटरव्यूज़ में, उसका जो डाटा हमने कंपाइल किया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 251 टू 280 आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, डिफरेंशिएट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को जो है हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देती हूँ। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो असल में चेक की जाती है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी इन रिलेटेड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स और इन अ ग्रुप और द एबिलिटी ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। मतलब हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है वो असल में किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज़ यूज टू चेक द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। अब मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में आपको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की डिफरेंट जो डिफाइंस हैं उनके साथ इसको एलैबोरेट करने की कोशिश की है, सो दैट कोई एक जो है वो आप लोगों को क्लिक कर जाए और आप लोगों को याद रह जाए और आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल प्रूव हो। और अगर हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें आप लोगों को सबको पता है कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो सेट कर लिया जाता है और जो भी उसको मीटअप करता है तो वो उसके लिए क्वालिफाई कर जाता है। अब पीपीएससी के एग्जांपल अगर लें तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इस सेंस में है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट ग्रुप्स के साथ या डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ जब कंपैरिजन हम इसमें चेक करते हैं तो वी कैन से कि ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। लेकिन अगर हम इनके पासिंग मार्क्स की बात करें जो कि 40 हैं तो फिर ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हो जाता है। या फिर हर साल जिस तरह से देखा जाए तो इनका इंटरव्यू के लिए डाटा जो है वो डिफरेंट होता है। इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से डाटा अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 252 को देखें तो दैट इज़ एक्सप्लेन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन जो है वो बेसिकली सेंट्रल वैल्यू को चेक करने के लिए है, जिसे हम उर्दू में औसत भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि मीन इज़ द सेंट्रल वैल्यू ऑफ सम मेजरमेंट और स्टैटिस्टिकल डाटा। या फिर अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन की तरफ देखें तो हम कह सकते हैं मीन इज़ एन एवरेज वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा या ऑफ अ मेजरमेंट। ठीक हो गया। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली मीन से किसी भी वैल्यू का मेन डिफरेंस है। जस्ट मीन ही नहीं, मीन, मॉडर्न, मेडन एंड मोड, इन तीनों से ही जो बेसिक डिफरेंस होता है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू का, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ डिस्टेंस ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डाटा फ्रॉम मीन, मेडन और मोड। ठीक हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वेरिएंस। ठीक हो गया। ये दो आप लोगों को मैंने बता दिए इनकी डेफिनेशंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 253 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ एसडीजी गोल फॉर। तो आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 17 है, और इनको हमने टिल 2030 जो है इंशाल्लाह अचीव करना है पूरी दुनिया ने। उसमें गोल 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल पे वर्क कर रही है पूरी दुनिया, बेशक वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 254 देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इन लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में फ़र्स्ट स्टेप हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन करना होता है। जब तक हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमिन नहीं करेंगे तो हम फर्दर वर्क नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 255 को देख लेते हैं। रोल ऑफ सोसाइटी इन स्कूल डेवलपमेंट। स्कूल डेवलपमेंट में अगर सोसाइटी का रोल देखें तो स्टूडेंट्स की सोशल डेवलपमेंट पे वर्क करती है। ठीक हो गया। और पॉजिटिवली डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं उनको इन्हांस करता है। और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बनाने में मतलब हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। ड्रॉप आउट के इशू को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकती है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस को अगेन स्कूल में लाने के लिए सोसाइटी अहम रोल प्ले कर सकती है। उसके अलावा बजट की बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए भी सोसाइटी जो है वो अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्कूल कमेटी है, जिसको अब जो है एसएनसी कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है सोसाइटी ड्रॉप आउट को कम करने में भी हमारी हेल्प कर सकती है। और हम इस क्वेश्चन में वाटसन की जो फेमस कोटेशन है उसको भी ऐड कर सकती हैं, जिसमें वाटसन ने ये कहा था कि गिव मी अ डजन ऑफ चिल्ड्रन, आई विल सिलेक्ट रैंडमली एंड विल चेंज दैम इनटू डॉक्टर्स, लायर्स और इवन बेगर्स बाय कंडीशनिंग। ठीक हो गया। ये इनकी फेमस है वाटसन की। वाटसन जिन्होंने लिटिल अल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ये उनकी फेमस कोटेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 256 को अगर हम देखें तो डिफाइन इंडिविजुअलाइज्ड एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शन। ये दोनों टीचिंग मेथड्स हैं डिफरेंट। ग्रुप
इंस्ट्रक्शंस में जो है नीड ऑफ ग्रुप पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उन पर फोकस नहीं किया जाता है, जबकि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे वर्क किया जाता है और ग्रुप पे जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। अगर हम इनको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज़ टीचिंग मेथड इन विच फोकस इज़ ऑन इंडिविजुअल नीड्स, और इसका स्लोगन जो है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस का वो है वन नीड वन टाइम। मतलब ना सिर्फ इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स पे वर्क किया जाता है, एक सिंगल चाइल्ड की बेसिक नीड्स पे वर्क किया जाता है, बल्कि एक वक्त में जस्ट एक नीड पर ही फोकस किया जाता है। जबकि अगर हम ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड को अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे द ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड इज़ यूज्ड टू फोकस द नीड्स ऑफ अ होल ग्रुप। और अगर इसके स्लोगन की हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं नो स्टूडेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप और क्लास। ठीक हो गया, इन दोनों के स्लोगन्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो आप मेरे टीचिंग मेथड्स वाली वीडियो से कंसल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 257, हाउ यू सी डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन जो है हम अपनी 3-4 वीडियोस में इन्हीं क्वेश्चंस वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस वाली वीडियोस में भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। पिछली वीडियोस में 1 to 50 वाले क्वेश्चंस में भी है, 100 तक जो क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं उनमें भी है, 150 से अबव जो वीडियोस हैं उनमें भी है, आप देख सकते हैं इनको। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है इस ये क्वेश्चन की नेचर जो है थोड़ी सी चेंज है। तो पहले उन्होंने हमसे या तो फिर इसकी डेफिशिएंसीज पूछी हुई थी, डिसएडवांटेजेस पूछे हुए थे या फिर एडवांटेजेस पूछे हुए थे। आज वाला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने यह पूछा हुआ है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं। तो इसमें आपने अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच को जो है वो मीटअप करना है, और आपने सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें इसकी डिफ़ाइन दे दें, बता दें कि ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ही सब टाइप्स की तरह से है। ओपन यूनिवर्सिटी की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के हवाले से। और उसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, और इसके अलावा आप इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं, और वो हम पहले भी जो है डिफरेंट वीडियोज़ में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। इससे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 258 क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट एम्पिरिकल एंड रैशनल नॉलेज। अब एम्पिरिकल नॉलेज जो हम अपने सेंस परसेप्शन से को यूटिलाइज़ करते हुए गेन करते हैं, और रैशनल नॉलेज जो है वो हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए गेन करते हैं। तो इनमें बेसिक यही डिफरेंस है। अब हम इसमें मज़ीद ये भी ऐड कर सकते हैं कि एम्पिरिकल नॉलेज जो है वो प्रायरी होती है, पोस्टीरियर होती है, और रैशनल नॉलेज जो है वो प्रायर होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल नॉलेज इंडक्टिव मेथड में यूज़ की जा सकती है, और रैशनल नॉलेज जो है वो डिडक्टिव अप्रोच है। ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन 259, विच टेक्सोनॉमी इज बीइंग यूज्ड इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। अब अगर हमारे एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो ये पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक हो गया। और 2009 की पॉलिसी जो है उसमें ये भी डिफाइन किया गया था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज जो कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी की, उसका फर्स्ट लेवल नॉलेज जो है पेपर उसके अकॉर्डिंग 70% होगा, कंप्रीहेंशन जो है वो 20% होगी, और एप्लीकेशन जो है वो 10% होगी। लेकिन अगर हम बात करें अपनी वोकेशनल इंस्टीट्यूशन की तो वहाँ 100% पेपर जो है वो हमारी एप्लीकेशन लेवल के हिसाब से लिया जाता है। फिर उसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और अब रिटन पेपर्स भी वहाँ होते हैं। तो 80% जो होता है हमारा पेपर वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से वो एप्लीकेशन के लेवल का होता है, और 20% जो है वो नॉलेज के लेवल का होता है या कंप्रीहेंशन के लेवल का होता है। ये मिक्सअप कर दिया जाता है। अगर हम पंजाब बुक ऑफ कमेटी ऑफ चेयरमैन्स के हवाले से बात करें तो उन्होंने ये डिसाइड किया था 2009 की पॉलिसी से पहले की बात है, ये शायद 2009 की बात है, मुझे थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज़। लेकिन ये रिकमेंडेशन जो दी थी वो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स ने ही दी थी कि हमारा जो 22 है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वो 70% नॉलेज, 20% कंप्रीहेंशन एंड 10% एप्लीकेशन के लेवल को डिस्कस करेगा। लेकिन अगर हम पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की बात करें जो कि 5 और 8 क्लास के पहले पेपर लिया करता था, अब ओवरऑल पंजाब में जो है मिडल एजुकेशन तक मींस एलिमेंट्री एजुकेशन तक जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेल्प करता है। वो सोलो टेक्सोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। लेकिन अगर हम रिसेंटली देखें तो एफए और मैट्रिक के पेपर्स में हमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो सोलो टेक्सोनॉमी के हिसाब से भी मिलते हैं, लेकिन मेन फोकस जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी का ही है।
ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260, एक्सप्लेन डेफिशिएंसीज इन आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में डेफिशिएंसीज पे हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार फिर ओवरव्यू दे देती हूँ। लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ रिसर्च, नो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, उसके अलावा डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, उसके अलावा पुअर फिजिकल फैसिलिटीज़, टीचर्स की क्वालिटी जो है वो उसको इम्प्रूव नहीं किया जाता, या टीचर्स खुद उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते, लो इनरोलमेंट रेट, ड्रॉप आउट रेट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उसके अलावा चाइल्ड लेबर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 261 को देख लेते हैं। व्हाट इज़ NEAS? NEAS में पहले भी एक वीडियो में आपके साथ NPSTs के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। NPST स्टैंड फॉर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, और जो हमारा असेसमेंट का सिस्टम है उसके लिए एक इदारा कायम किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसको NEAS कहा जाता है, जिसका मतलब है नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम। ठीक हो गया। और टीम्स जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इसमें मैथ और साइंस के जो जदीद रुझानात हैं उनके असेसमेंट के लिए वर्क किया जाता है इसमें टीम्स में। अगर टीम्स की एब्रीविएशन की बात करें तो हम कह सकते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक स्टडी। ठीक हो गया। मतलब साइंस और मैथ के हवाले से जितना भी असेसमेंट पे वर्क किया जा रहा है, स्टडी के हवाले से, वो टीम्स उस पर वर्क कर रही है। और अगर स्टेम की बात करें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, मतलब जितने भी जदीद ट्रेंड्स हैं एजुकेशन सिस्टम में उनको स्टेम के थ्रू याद करने की कोशिश की जाती है। और मेन फोकस जो है इसमें वो साइंस, S स्टैंड फॉर साइंस, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग एंड M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। 262 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म सिंपली हम कह सकते हैं प्लूरलिज्म मीन्स देयर आर मैनी वेज टू रीच द रियलिटी। मतलब रियलिटी तक पहुंचने की अगर सिंगल वे की बात करें तो वो मोनोइज्म या मोनोलिस्टिक अप्रोच होगी। अगर टू वेज की बात करें तो वो डुअलिस्टिक या डुअलिज्म की अप्रोच होगी। और इसी तरह से रियलिटी तक पहुंचने के बहुत ज़्यादा वेज की अगर बात करें तो वो प्लूरलिज्म में ऐड हो जाएगी। अगर क्वेश्चन 263 की बात करें तो क्वेश्चन 263 है हाउ स्कूल प्रोग्रेस कैन बी इम्प्रूव्ड। अब इसके लिए डिफरेंट सजेशंस जो है मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद आप लोग इस पे जो है सेंटेंसेस वगैरह खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, चेक एंड बैलेंस के ज़रिए, और फेयर मॉनिटरिंग के ज़रिए, फेयर मेंटोरिंग के ज़रिए, और इसके अलावा गुड मैनेजमेंट सिस्टम का होना, और यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरेक्शन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, इस तरह के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 264 की बात करें तो व्हाट इज़ अ गुड टेस्ट? अब गुड टेस्ट जो है वो वही होगा जो कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के तमाम स्टैंडर्ड्स को पूरा करे, और उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करे। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी व्हाट इज़ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी सिंपली हम कह सकते हैं टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। ठीक हो गया। फिर हम वैलिडिटी की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से भी बता सकते हैं, लेकिन मेरा जो हम्बल सजेशन है ना आप लोगों को वो ये होगा कि जितना क्वेश्चन आपसे किया जाता है ना इंटरव्यू में, आप कोशिश करें कि आप उतना आंसर दें। ठीक है। और उसके बाद पैनल को स्पेस दें कि वो उसी मतलब गिवन टॉपिक में से ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्योंकि उन्होंने आपसे 20 या 25 क्वेश्चन ज़रूर करने होते हैं। ठीक हो गया। अब उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर दे के, और उनके लिए फिर आप जो है रास्ता खुला छोड़ दें कि जी वो आपसे फिर नेक्स्ट एरिया के मुतालिक क्वेश्चंस कर लें। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना वो क्वेश्चन पूछते हैं ना आप जस्ट उतना आंसर दें, उसकी डिटेल ना दें, सो दैट उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका उसी टॉपिक से हो। जैसे अब वैलिडिटी की बात हुई है ना, तो जस्ट आप इसकी डेफिनेशन डिफाइन करें उसको, और जितना आंसर मतलब वो आपसे चाह रहे हैं आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जस्ट उतना आंसर दें। उसके बाद फिर उनको मौका दें कि वो वैलिडिटी की टाइप्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन करें। ठीक हो गया। मतलब एक आध हिंट दे दें, और फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप उसमें से भी फिर नेक्स्ट हिंट अपने क्वेश्चंस के लिए दें। इस तरह से ये जो है कैंडिडेट कंट्रोल्ड आपका इंटरव्यू बन जाएगा, और आपके बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपने आंसर्स में हिंट देते हैं पैनल को कि वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्ला फील्ड से करें। जैसे मैंने आपको वाटसन की एग्जांपल दी थी इन्वायरमेंट के हवाले से, तो उसमें फिर ये होगा कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं ना, तो वाटसन का जब आप नाम लेंगे तो वो डेफिनेटली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन वाटसन के हवाले से ही करेंगे
कि वाटसन ने जो है वो किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो लिटिल अल्बर्ट पे। वाटसन कौन थे? बिहेवियरिस्ट थे। या आपसे साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट वो क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटर ये है कि आप अपने आंसर में कोई ना कोई हिंट दें पैनल को, सो दैट आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा कंडक्ट हो सके। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 266। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन? अब प्री सर्विस एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये एम्प्लॉयज़ को कैपेबल बना सकती है, स्किल पर्सन जो है उसको मज़ीद प्रोडक्टिविटी जनरेट करने की तरफ इन्फोर्स कर सकती है। उसके अलावा ये टाइम सेविंग हो सकती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वो काम हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। और उसके अलावा ये जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए, अगर हम देखा जाए, बात करें एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से बात करें, तो ये स्टूडेंट्स या टीचर्स को मोर रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। और इस तरह के डिफरेंट जो भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्री सर्विस जो, सॉरी क्वेश्चन था जी प्री सर्विस का, और मैं आपको पोस्ट सर्विस एजुकेशन के हवाले से बताना स्टार्ट हो गई। प्री सर्विस में ये होता है कि आप पहले से ही ट्रेंड हो जाते हैं, पहले से ही आप स्किलफुल हो जाते हैं, आप मोर प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है वो फोकस कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक न्यू एम्प्लॉय हैं और आप विदाउट एनी ट्रेनिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या आप इतने प्रोडक्टिव प्रूव हो सकते हैं उनके लिए जितना कि आप ट्रेनिंग के बाद हो सकते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है कि ये टाइम सेविंग होगा, और ये आपको मोर प्रोडक्टिव बनाएगा। उसके अलावा आपको स्किलफुल बनाएगा, आपको कैपेबल पर्सन बनाएगी। जो प्री सर्विस एजुकेशन है, उसके अलावा डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 267, व्हाट इज़ क्वालिटी एजुकेशन? अब क्वालिटी एजुकेशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन असल में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे वर्क करती है। अगर हम इसको डिफाइन करें इंग्लिश में, तो वी कैन से दैट द क्वालिटी एजुकेशन फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, लाइक मेंटल development, like emotional development, like physical development, like moral development and so on. अब हम देख लेते हैं जी नेक्स्ट, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च? यह जी क्वेश्चन 268। सैम्पल्स का इशू हो सकता है, मतलब लिमिटेशन से मुराद ये है कि डिसएडवांटेजेस वो आपसे पूछ रहे हैं। तो सैम्पल्स जो है उनका इशू हो सकता है, पुअर सिलेक्शन ऑफ सैम्पल हो सकती है, इनसफिशेंट साइज ऑफ सैम्पल हो सकता है, लैक ऑफ प्रीवियस रिसर्च हो सकता है। मतलब आपने सैम्पल से पहले जो रिसर्च की, कंडक्ट मतलब प्री रिसर्च जो आपने की, वो आपकी बेटर वे में कंडक्टेड ना हुई हो, और फिर उसका आपका पोस्ट रिसर्च पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा डाटा पे अगर रिसर्चर की एक्सेस जो है वो लिमिटेड होगी, या टाइम का फैक्टर भी इसमें हो सकता है कि मतलब अगर आप टाइम कंज्यूमिंग नहीं है आपका सैंपल, या फिर आपने एग्जैक्ट टाइम पे सैंपल नहीं लिया, या आपने सैंपल्स को या वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हुए टाइम के फैक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारी रिसर्च में रुकावट बन सकती हैं या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं इसके। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 269। व्हाट इज़ मल्टीग्रेड टीचिंग एंड टीम टीचिंग? अब मल्टीग्रेड टीचिंग जो है वो एक टीचर एक टाइम में एक से ज़्यादा क्लासेस को पढ़ा रहा होता है, जबकि जो टीम टीचिंग है उसमें एक ही क्लास को डिफरेंट टीचर्स मिल के कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर क्लास का साइज़ बड़ा है और एक टीचर जो है उसको डील नहीं कर सकता, तो फिर टीम टीचिंग की जाती है। फिर उसमें ये होता है कि या तो जो क्लास है उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर टीचर जो है एज अ टीचर या एज अ मेंटोर उनको गाइड करता है या उनको पढ़ाता है। एक तो इसका ये तरीका होता है टीम टीचिंग का, और इसका एक वे ये भी होता है कि एक टीचर जो है वो एज अ मतलब एक्टिव पर्सन या एज अ कंट्रोल पर्सन वर्क करता है, और दूसरा जो है उसको एज अ फैसिलिटेटर फैसिलिटेट करता है। मतलब जो लेक्चर वगैरह डिलीवर करना होता है, मेन टास्क होता है लेसन का, वो एक टीचर उसको डिलीवर कर देता है, और मेन काम वो टीचर कर लेता है, और फिर उसके बाद चेकिंग के हवाले से या छोटी मोटी जो हेल्पिंग हैंड जो है वो दूसरा टीचर प्रोवाइड कर देता है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करने की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि मल्टी ग्रेड टीचिंग मीन्स अ टीचर टीच वन क्लास मोर देन वन क्लासेस एट वन टाइम। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, मल्टी ग्रेड टीचिंग मीन्स द टीचर टीचेस मोर देन वन क्लासेस एट द सेम टाइम, वाइल टीम टीचिंग मीन्स मोर देन वन टीचर्स टीच द सेम क्लास।
ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं गिव प्रेजेंटेशन ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। अब इस पे आपने खुद से प्रेजेंटेशन देनी होगी, जाहिर सी बात है। इसके लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आप नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक तैयार कर लें। इसमें ये होगा कि आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। इसमें अगर आपसे टीचिंग गुड टीचिंग पे प्रेजेंटेशन मांग लेते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर पे प्रेजेंटेशन मांग लेते हैं, या NPSTs पे प्रेजेंटेशन मांग लेते हैं, या इस तरह की डिफरेंट मतलब टीचर्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, तो वो NPSTs को कि जो 10 स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली प्रूवन हैं, उनको अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अगर आपको मतलब ये चाहिए तो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में इनका स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाके रीड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 270 को देखते हैं, गिव प्रेजेंटेशन ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। ये वही बात हो गई कि गुड टीचर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, तो वही NPSTs वाली बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 271 देख लेते हैं, व्हाट इज़ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी जो है वो बेसिकली लॉजिक या जस्टिफिकेशन के थ्रू किसी की एबिलिटी को डिफाइन करना है। ठीक हो गया। मतलब एक स्टूडेंट है, वो बहुत एबल है या कैपेबल है, तो आप अगर अपने प्रिंसिपल के सामने जस्ट ये कह दें कि ये स्टूडेंट जो है बड़ा कैपेबल स्टूडेंट है, तो ये जो है आपकी लेजिटिमेसी नहीं है। आपकी लेजिटिमेसी ये है कि आप उसके टेस्ट अपने साथ लेकर जाएं, आप कंसेप्ट्स बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर उसका अपने साथ लेकर जाएं, और फिर आप प्रूव करें लॉजिकली कि ये स्टूडेंट्स जो है बल्कि उसकी जस्टिफिकेशंस दें और लॉजिकल व्यूज़ दें आपके, ये स्टूडेंट्स जो है इसने फ़लाँ एरिया में इस तरह से वर्क किया और जो कि बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा अच्छा था, तो इस चीज़ को फिर हम लेजिटिमेसी कहेंगे। मतलब मैंने आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल दे दी है कि अगर आप किसी की एबिलिटी को लॉजिक और जस्टिफिकेशन के साथ डिफ़ाइन करते हैं तो ये आपकी लेजिटिमेसी कहलाएगी। क्वेश्चन 272, व्हाट इज़ ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट। अब मैं इनको एक तरतीब के साथ आप लोगों को समझाती हूँ कि जो ओरिएंटेशन होती है उसको हम सबसे पहले रख लेते हैं, फिर ट्रेनिंग को रख लेते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट को रख लेते हैं। अब जो ओरिएंटेशन होती है ना, वो अनस्किल्ड पर्सन को बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का नाम कहते हैं। मतलब एक बंदा है, वो किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहता है और उसे बिल्कुल उसकी ABCs भी पता नहीं है, तो उसको हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से या उस जॉब की स्पेसिफिकेशन के हवाले से, तो उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है वो प्री सर्विस भी हो सकती है, पोस्ट सर्विस भी हो सकती है, ट्रेनिंग्स इन सर्विस भी हो सकती हैं। तो जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली एक जॉब में ऑलरेडी जो एम्प्लॉय होता है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए करवाई जाती हैं। ठीक हो गया। मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पहले से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगर जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है, ओरिएंटेशन से लेकर ट्रेनिंग और फिर पोस्ट ट्रेनिंग तक, जो उसके बिहेवियर में, उसके नॉलेज में, उसकी प्रोडक्टिविटी में जो इंक्रीज़ आता है, ग्रेजुअली आता है या इम्प्रूव करता है जो वो अपने काम को, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। अब हम इनको ना इंग्लिश में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द न्यू एम्प्लॉय विद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ट्रेनिंग को हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ द वे ऑफ इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पहले से ही आपका एम्प्लॉय होगा। और अगर हम डेवलपमेंट को डिफ़ाइन करें इंग्लिश में तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ नॉलेज in an individual or an employee or an existing worker of an organization। उसके बाद जी क्वेश्चन 273, व्हाट इज़ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट। अब प्रोडक्ट असेसमेंट और प्रोसेस असेसमेंट क्या है। असेसमेंट का आपको पता है असेसमेंट क्या होती है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट और प्रोसेस का मतलब होता है ऑन गोइंग। अब आप इन चीज़ों को रिलेट करके जो है अपनी एक असेसमेंट की, प्रोडक्ट असेसमेंट और प्रोसेस असेसमेंट की डिफाइंस क्रिएट कर लें। अगर हम प्रोडक्ट असेसमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट असेसमेंट फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडक्टेड असेसमेंट, वाइल प्रोसेस असेसमेंट फोकस ऑन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द असेसमेंट। ठीक हो गया। क्योंकि प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग होता है और प्रोडक्ट जो है वो फाइनल होती है।
अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 274, व्हाट इज एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। अब सबसे पहले आप ये समझें कि एक्सपोजिशन क्या है एंड इलस्ट्रेशन क्या है। अब एक्सपोजिशन जो है, हम वर्बली जब किसी मैसेज को कन्वे करते हैं तो उसको एक्सपोजिशन कहते हैं, लेकिन अगर हम उसी अपने मैसेज को थ्रू ऑब्जेक्ट्स कन्वे करेंगे तो वो इलस्ट्रेशन होगी। मतलब अगर हम बोल के अपना कोई मैसेज कन्वे करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये होगा हमारा एक्सपोजिशन। लेकिन अगर हम कोई पिक्चर, कोई न्यूज़पेपर, कोई मूवी, कोई फिल्म, कोई क्लिप दिखा के उसको जब हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं तो उसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। अब हम टीचिंग के साथ इसको रिलेट करके देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्सपोजिशन इन टीचिंग एंड व्हाट इज़ इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। तो जब टीचर वर्बली इंस्ट्रक्शंस कन्वे करता है स्टूडेंट्स को तो दैट इज़ एक्सपोजिशन, जैसा कि लेक्चर मेथड में होता है। ठीक हो गया। और इलस्ट्रेशन जो है वो जब टीचर जो है एविएट्स को या ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके किसी आइडिया को क्लियर करने की कोशिश करता है तो वो इलस्ट्रेशन होता है, जैसा कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड में। ये मैंने आपको इसकी 2 डेली लाइफ एग्जांपल्स भी दे दी। अब हम इनको इंग्लिश में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक्सपोजिशन मीन्स यूज ऑफ नॉलेज टू कन्वे अ मैसेज और एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया। और आपको मैंने इसके एग्जांपल लेक्चर मेथड दे दी। अब हम इलस्ट्रेशन को इंग्लिश में डिफाइन करें तो इलस्ट्रेशन इज illustration means to show the aviate या objects to clear the idea like demonstration method। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 275, एक्सप्लेन टीचिंग मैनेजमेंट। तो इसको हम कह सकते हैं इट मीन्स मैनेजमेंट इन टीचिंग प्रोसेस वेदर इट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और ये जाहिर सी बात है कि गोल्स को अचीव करने के लिए होगा किसी भी इंस्टीट्यूट के। तो टीचर जब एज ए मैनेजर वर्क करता है तो उसको टीचिंग मैनेजमेंट कहते हैं। अब उसमें बेशक वो कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर लेता है, बेशक वो कोई प्लानिंग यूज़ कर लेता है, वो कोई टेक्निक यूज़ कर लेता है या वो टैक्टिक्स यूज़ कर लेता है विद इन द स्पेसिफिक टाइम टू अचीव द स्पेसिफिक पर्पज़। ठीक हो गया। 276 को देखते हैं, एक्सप्लेन लर्निंग थेरीज। लर्निंग थेरीज पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए। लर्निंग थीरीज डिफरेंट डुअल लर्निंग एंड मोनो लर्निंग, और इस वे में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट लर्निंग थीरीज के नाम भी आप बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 277, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। ये जी क्वेश्चन समझने वाला है। अब लर्निंग वाला जो है आपने ये नहीं कहना कि मैम ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये एजुकेशनल क्वेश्चन है तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। आप लर्निंग थीरीज़ के जितनी भी लर्निंग थीरीज़ आपके माइंड में आते हैं आप उनके हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। लर्निंग की टाइप्स आपके माइंड में आती है आप डिस्कस कर सकते हैं। आप थॉर्नडाइक की प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज को डिस्कस कर सकते हैं एंड सो ऑन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। अब ये क्वेश्चन जो है समझने वाला है। इन्फ्लेशन असल में क्या है। इन्फ्लेशन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का नाम है असल में। पहले आप इस इन्फ्लेशन को मनी की सेंस में ना लें, आप जैसे इसको ये समझें कि असल में इन्फ्लेशन है क्या चीज़। इन्फ्लेशन जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है कि जब एक चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब डिमांड बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो फिर वो इन्फ्लेशन की तरफ जाती है। ठीक हो गया। मतलब जब एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर वो उसको इन्फ्लेशन की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इसको रुपए पैसे के हवाले से या महंगाई की सेंस में अगर हम लें तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इन्फ्लेशन मीन्स जनरल इंक्रीज इन प्राइस। मतलब अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। या इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ वी ऑब्जर्व द फॉल इन परचेजिंग वैल्यूज़। मतलब एक तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं ना, तो ये इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ती, आपके रुपए पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, आप चीज़ों की परचेजिंग जो है उसकी जो वैल्यू होती है उस वो अगर फॉल हो जाएगी तो फिर भी इन्फ्लेशन होती है। सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ें अगर महंगी हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन हो जाती है, नहीं। चीज़ों के महंगे होने से तो इन्फ्लेशन होती ही होती है, लेकिन अगर आपके रुपए पैसे की कदर कम हो जाती है तो फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ठीक हो गया। और महंगाई असल में ज़्यादा तब महसूस होती है मतलब बज़ाहिर तो हमें उस वक्त महंगाई ज़्यादा नज़र आ रही होती है जब हम देखते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन हम इस पॉइंट की तरफ फोकस ही नहीं करते कि चीज़ों की जो परचेजिंग वैल्यू है वो जब फॉल होती है तो जो हमारा गरीब तबका है वो ज़्यादा पिस जाता है। और अगर हम जो है इन्फ्लेशन के एस्पेक्ट की बात करें कि पाकिस्तान में एनुअली कितने % इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है,
तो एनुअली जो एवरेज है उसको हम देखें तो अब एग्जिस्टिंग 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग 8.2% से 9.5% तक इन्फ्लेशन जो है वो एनुअली इंक्रीज़ हो रही है पाकिस्तान में। डिक्रीज़ होना तो बहुत बाद की बात है। 1960 से पहले कभी इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में डिक्रीज़ भी होती थी, लेकिन 1960s के बाद कभी हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज़ की तरफ नहीं गई, वो हमेशा इंक्रीज़ ही हुई है। सबसे पहले पाकिस्तान में 1960 में 0.5% जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती होती और अब 26.7% ज़्यादा हो चुकी है इन रिलेशन टू 1960। जी, तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 277 की। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 278, हाउ यू कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम टैक्सेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने पे अगर हम वर्क करें तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर दें और अपनी एक्सपोर्ट्स को एनहांस कर लें, तब भी इन्फ्लेशन जो है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर मैनेज कर लें, मतलब डिमांड और प्रोडक्टिविटी जो है उसको अगर हम मैनेज कर लें, तब भी इन्फ्लेशन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्वेश्चन 279 को देखें तो हु वाज अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल के बारे में आपको जितना पता है आप सब इसमें ऐड कर दें। स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, टीचर ऑफ अलेक्जेंडर, फेमस एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर, इटीसी। लीजियम का आप हवाला दे सकते हैं, इसकी थीरी आ गया, फ़िलासफ़ी जो कि रियलिज़म है उसके हवाले से आप बता सकते हैं। रियलिज़म का जितना मटेरियल है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा लीजियम के हवाले से आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आप वो बता सकते हैं। आप अरिस्टोटल के बारे में ये बता सकते हैं कि वो एथेनियन था। आप ये बता सकते हैं उसने पॉलिटिक्स लिखी, उसने पॉलिटिक्स लिखी, उसने साउल एंड पॉलिटिक्स लिखी, मेटाफिज़िक्स लिखी, रेटोरिक लिखी और इस तरह की बहुत सारी बुक्स उसने लिखी। और आप ये भी बता सकते हैं कि अरिस्टोटल की जो फर्स्ट बुक थी वो मेटाफिज़िक्स थी, जिसमें उसने सुपर नेचुरल मशीनरी के रोल पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन की है। उसके अलावा क्वेश्चन 280 को देखें तो हु वाज अल ग़ज़ाली। अल ग़ज़ाली का जी असल नाम था अबू हामिद बिन मोहम्मद अल ग़ज़ाली। उनको हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है और इंग्लिश में हुज्जतुल इस्लाम को कहा जाता है प्रूव ऑफ इस्लाम। और ये जो हुज्जतुल इस्लाम का टाइटल है इमाम ग़ज़ाली को उनके राइवल्स ने दिया था। इमाम ग़ज़ाली जो है वो 1058 से 1111 तक रहे। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि इमाम ग़ज़ाली जो है वो पर्शियन स्कॉलर थे, फ़िलासफ़र थे, एजुकेशनिस्ट थे और सूफ़ीज़्म की तरफ उनका रुझान जो है वो ज़्यादा था। आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में ना मैंने इमाम ग़ज़ाली के हवाले से रियलिस्टिक अप्रोच भी उनकी देखी है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आप जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि आइडियलिज़म वाली अप्रोच थी इनकी या रियलिज़म वाली, तो आप कहें कि जी मैंने बुक्स में ये भी देखा है, ये भी देखा है और मेरी अपना पर्सनल व्यू ये है। ठीक हो गया? मतलब आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट आंसर कभी भी ना दें। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स जो है ना वो ज़्यादातर उनको आइडियलिस्टिक अप्रोच में ही कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि इमाम ग़ज़ाली ने नॉलेज को टू टाइप्स में कैटेगराइज़ किया, यूज़फुल एंड यूज़लेस, या इल्म महमूद और इल्म मज़मूम। उसके अलावा यूज़फुल नॉलेज को फिर फर्दर उन्होंने टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, मतलब इल्म महमूद को फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया। और उसके अलावा उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं आप उनका डिस्कस कर सकते हैं कि रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेज़, अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस और इस तरह की डिफरेंट उनकी बुक्स के हवाले से भी आप बता सकते हैं, या उन्होंने क्या क्या काम किए या उनके लाइफ स्पैन्स के हवाले से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये जितना भी आपको इमाम ग़ज़ाली के बारे में पता है आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, आज के हो गए 30 क्वेश्चन डिस्कस। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।